हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12 साइंस के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आपके प्यारे शहबाज सर आ गए हैं आपको फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट कराने के लिए। क्या नाम था? रोटेशनल डायनामिक्स, राइट। हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कर लिया हमारा कौन सा पार्ट? सर्कुलर मोशन वाला पार्ट बच्चों। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हमें जो है स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है हमारा रोटेशनल मोशन, राइट। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए, राइट। क्या होता है सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक सर्कल था हमारे पास, राइट बच्चों। सर्कल पर क्या हो रहा था कि एक पार्टिकल था जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा था, मोशन कर रहा था अपनी, राइट, इस डायरेक्शन में, राइट है ना। बट अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स रहने वाले हैं जिन्हें मैं बोलने वाला हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बच्चों। क्या बोलने वाला हूं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि सिर्फ एक पार्टिकल नहीं रहेगा, एक से ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे जो कि एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रहने वाले हैं और सब के सब परफॉर्म करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। यानी कि सर्कल में मूव करने वाले हैं सारे के सारे हमारे पार्टिकल्स, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है या एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है, क्लियर। और पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं और वो पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? अगेन रोटेट कर रही है किसी गिवन एक्सिस पर, राइट है। कोई गिवन एक्सिस पर, अभी एक्सिस किधर भी हो सकती है, राइट। जैसे पेन को मुझे रोटेट कराना है, क्लियर। तो अगर मैं इसे सेंटर से घुमा रहा हूं तो सेंट्रल एक्सिस बोल सकते हैं। अगर इसे मैं इस कोने से रोटेट करा रहा हूं तो कॉर्नर एक्सिस बोल सकता हूं मैं, राइट है ना। तो आप लोगों को यहां से क्लैरिफाई हो गया रहेगा, क्लियर हो गया रहेगा कि डिफरेंस क्या है। सर्कुलर मोशन में बच्चों सिर्फ एक पार्टिकल रहता है, राइट, जो कि एक सर्कल के सरकमफेरेंस में घूम रहा है। एंड अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलूंगा मैं। और वो सारे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ी सी बॉडी बना देते हैं जिसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं, सख्त बॉडी कहते हैं, सख्त लौंडा नहीं, सख्त बॉडी, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स एक फिक्स सर्कल में घूम रहे हैं, सबका अपना अपना सर्कल है। और देन पूरी कंप्लीट बॉडी जो है हम बोल देंगे रोटेट कर रही है अबाउट अ सेंट्रल एक्सिस, क्लियर। किधर भी हो सकती है एक्सिस बच्चों। तो अब चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ, राइट। तो रोटेशनल मोशन के बारे में क्या बोल रहा हूं मैं? मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। आप लोग याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पर हैंड रिटन लिख रहा हूं, किस लिए? इसका रीजन है, चाहता तो मैं भी जो है आप लोगों को कंप्लीटली जो है आई कैचिंग व्यू में बना सकता था मैं, बट ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग की नोट्स भी बन जाए इससे। एग्जैक्ट जैसा मैं लिखाता हूं बिल्कुल वैसे ही लिखोगे तो बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे फिजिक्स में, ये आप लोग की नोट्स भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी बैक टू आवर टॉपिक। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। रिजिड बॉडी का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सिस क्या होती है वो भी बता दिया, जिसमें हर पार्टिकल क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, ठीक है। और जिसका सेंटर कहां पर आ रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, इसीलिए मैंने सेंट्रल एक्सिस बोला बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ, राइट। इनर्शिया, इनर्शिया ये वर्ड आप लोग शायद अपने स्कूल के टाइम पर सुने रहोगे क्लास 9th में। अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना बिंदास आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनर्शिया की। इसे मैं प्रॉपर्टी कहता हूं या फिर हम इसे एबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी के पास कुछ एबिलिटी रहती है, ठीक है ना, जो मोशन को रेजिस्ट करती है। किसे रेजिस्ट करती है? ठीक है, ड्यू टू विच अ बॉडी रेजिस्ट्स, ठीक है, इट्स मोशन। या फिर बोल सकते हैं हम कि रेजिस्ट कर रही है किसी एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, जो कि इस बॉडी को क्या कराने वाली है? मूव कराने वाली है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ओके, और इस ब्लॉक का जो है बच्चों मास है समवॉट 10 kg बोल सकता हूं मैं। हाउ मच? 10 kg इस बॉडी का, इस ब्लॉक का मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं बच्चों? मास कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक बंदा आ रहा है जो कि इसको मूव करना चाह रहा है, राइट।
अब देखिए मास को मैं केजी में लिख रहा हूँ राइट, ये तो आप लोग जानते हो मास और वेट का फर्क, मैं वेट नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसको मैं वेट में लिखूंगा तो इसे मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 से क्या कर दूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन अगर वेट की बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ से एक आदमी है, एक इंसान है या मैं ही हूँ, इसे पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को जो है मान लीजिए कि 90 न्यूटन की फोर्स से पुश करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितने की? 90 न्यूटन की फोर्स से पुश करना चाह रहा हूँ। ब्लॉक हिलेगा क्या? ये आप लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि नहीं हिलने वाला है, राइट। 98 न्यूटन तक भी नहीं हिलेगा क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगी, ठीक है। नेट फोर्स 0 हो जाएगी, इसका वेट 98, यहाँ से भी 98 मैं लगा रहा हूँ, लेकिन 98 से ज़रा भी मैं ग्रेटर जाऊँगा, बढ़ूँगा, ठीक है, ग्रेटर देन 98 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक मूव करेगा। यानी कि इसकी एबिलिटी चली जाएगी कि एक्सटर्नल फोर्स को जो है ये रोक सके, ठीक है ना, ये एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो वो एबिलिटी जो अभी तक इसको बचा के रख रही थी कि ये मूव ना हो सके, ठीक है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इनर्शिया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस और अ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी रेजिस्ट्स एनी एक्सटर्नल फोर्स विच मे कॉज इट्स मोशन, ठीक है ना। बॉडी को जो मोशन में ला सकती है उसको रोकने वाली एबिलिटी, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे? इनर्शिया कहते हैं। अब ये इनर्शिया इस गिवन ब्लॉक के पास किस वजह से आ रहा है बच्चों? जो 10 kg लिखा हूं ना मैं यहाँ पर, मास, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इनर्शिया बॉडी के पास आता है किसकी वजह से बच्चों? मास की वजह से। और यहां पर भी हमारे न्यूटन भाई साहब की दखल होगी, ठीक है ना। उनका जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं हम उसे, ठीक है ना। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए मैं रट्टा नहीं मार कर आया हूं, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं तो याद हो गया मुझे भी, ठीक है। तो उस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोला जाता है। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। इनर्शिया बॉडी की वो एबिलिटी है जो उसकी मोशन को अपोज करती है। मतलब बॉडी को अगर कोई मूव कराना चाह रहा है तो बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है, कह रही है नहीं भाई तू कितना भी पुश कर ले मैं मूव नहीं करूंगी। लेकिन सब चीज़ की क्या होती है? एक लिमिट होती है, ठीक है। उस लिमिट को क्रॉस होने के बाद बॉडी मूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया आ रहा था किसकी वजह से आ रहा था? उस बॉडी के मास की वजह से आ रहा था, ठीक है ना। उसके वेट को नहीं बोल सकता मैं, मास की वजह से आ रहा है। उसके मास से ग्रेटर अगर कोई फोर्स अप्लाई होती है तो बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों? मूव कर जाएगी, इनर्शिया उसका खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आता है कौन सा इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट वर्ड आया, समझ जाना है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस का खेल होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। अब ये क्या है? देखो मैं लीनियर मोशन की अगर बात करूंगा, ठीक है, वो ब्लॉक को मैं एक लाइन में मूव कराना चाह रहा था, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हैं हम उसे। क्लियर बच्चों? तो उसमें कैसा था कि वहां पर नॉर्मल इनर्शिया रहेगा, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन में बॉडी क्या होने वाली? रोटेट होने वाली है। यहाँ पर लीनियर फोर्स नहीं काम आती है बॉडी को रोटेट करने के लिए। जैसे हमारे पास एक डोर है, ठीक है, उसकी हिंजेस लगी हुई हैं, उस डोर को मुझे खोलना है, पुश करना है, राइट है ना। और पुश करना है तो अगर मैं कोने से पुश करूंगा तो कम ताकत लगेगी, बीच में से पुश करूंगा तो ज्यादा ताकत लगेगी। आप लोग खुद ऑब्जर्व किए रहोगे, राइट है ना, कि कॉर्नर से अगर हम पुश कर रहे हैं ऑपोजिट टू डेट ऑफ हिंज, ठीक है, तो हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। बट सेंटर से पुश कर रहे हैं तो काफी ज्यादा फोर्स हमें जो है अप्लाई करनी पड़ रही है। यानी कि उसके केस में जब बॉडी रोटेट होने वाली है, ठीक है, तो वहां पर जो है क्या चेंज हो रहा है? ड्यू टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की वजह से इनर्शिया क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है, राइट है ना। यानी कि अगर मैं दरवाजे की हिंजेस की बात करूं, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। क्या हो गया? हिंजेस जो हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है। लेकिन मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंस से जब मैं दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ या बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ उस डोर को, ठीक है, तो मुझे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ रही है। लीनियर मोशन के केस में ऐसा नहीं रहता है। बॉडी का वेट भाई 98 न्यूटन, ठीक है, तो फोर्स 98 न्यूटन से ज्यादा लगाना है बस। क्लियर? बट यहाँ पर डोर के केस में डिफरेंट फोर्स लग रही है। क्यों? डिस्टेंस का खेल भी यहां पर आ रहा है। और एक और चीज आप लोगों को याद रखना है बच्चों, रोटेट कराने वाली फोर्स, जिस फोर्स की वजह से कोई बॉडी रोटेट होती है उसे हम कहते हैं टॉर्क, TORQUE, टॉर्क कहते हैं। क्लियर? तो चलिए यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मोमेंट आया तो मतलब डिस्टेंस आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा तो ये रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है।
ये वो एबिलिटी है बॉडी की जिसकी वजह से रोटेशनल फोर्स को जो है बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है या अपोज करती है। और उस रोटेशनल फोर्स का मैंने नाम क्या दिया आप लोगों को, टॉर्क नाम दिया, राइट। तो देखिए यहां पर इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट मेजर्स इट्स रेजिस्टेंस टू रोटेशनल मोशन। जैसा कि मैंने बोला, ठीक है ना, बॉडी का जो रेजिस्टेंस है रोटेशनल मोशन के खिलाफ, उसकी प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमें मेजर देता है, नाप देता है उस चीज का कि कितनी एबिलिटी है बॉडी के पास। क्लियर। अब बाय डेफिनेशन इसको अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा यूनिट दिया गया बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बीच में गैप रखा हूं मैं, साइन कन्वेंशन क्लास 11 का आप लोगों को याद रखना है यूनिट्स लिखने का, ठीक है। ओके, अब ये डेफिनेशन तो है मजबूत कड़क, ठीक है। ये डेफिनेशन आया कहां से, अब हम वो चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को अगर मुझे डिकोड करना है कि ये डेफिनेशन आ कहां से रहा है, बन कैसे रहा है, तो उसके लिए मुझे एक डेरिवेशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पेपर्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये 3 मार्क्स के लिए 2 बार पूछा गया है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो हो सकता है आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आ जाए ये सवाल, ठीक है। काफी सिंपल है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। कोई बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। अब रोटेटिंग बॉडी है तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा बेटा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो उसका बेसिक फॉर्मूला आप सब लोगों को याद रहेगा, नहीं याद है तो देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर, सब जानते हो, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। बट यहां पर हमें किसका डेरिवेशन करना है, किसका फॉर्मूला बनाना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, कैसे भी शेप की एक रिजिड बॉडी ले लेता हूं, ठीक है। ओके, इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं हम। मान लीजिए ये एक्सिस के बुनियाद पर, बेसिस पर जो है ये बॉडी रोटेट करने वाली है, ठीक है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी, ठीक है ना। वहां पर मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा था, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है। सेंटर को ओ बोल दिया मैंने। यहाँ पर क्या करते हैं हम, 2 या 3 पार्टिकल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल लिया, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लिया, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया। इस पार्टिकल के मास को, ठीक है, पॉइंट मास को m1 कहता हूं मैं, पॉइंट बनाया उसके लिए पॉइंट मास बोल रहा हूं। इसे क्या कह देते हैं, m2 कह देते हैं बच्चों, इसे m3 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल एक्सिस के सबके डिस्टेंस अलग अलग रहेंगे, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो रहेगा r2, इसका जो डिस्टेंस रहने वाला है इसे मैं r1 कह देता हूं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब r1 क्यों लिख रहा हूँ, डिस्टेंस को d से क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है, मैंने बताया कि रोटेशनल मोशन में पार्टिकल्स जो है किस में मूव करते हैं बच्चों, सर्कल्स में मूव करते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं r1 r2 एंड ये इस पॉइंट मास को mn कह देता हूँ, क्योंकि बॉडी ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेस की बनी हुई है, राइट है ना। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलकर ही इस बॉडी का पूरा एंटायर मास डेवलप हो रहा है, जिसे मैं कैपिटल M कहूँगा। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कह देता हूँ, rn। क्लियर। तो यहाँ पर वही लिखते हैं हम कि कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास भाई साहब एक रिजिड बॉडी है, ओके। कंसीडर कर रहे हैं कि अ रिजिड बॉडी ऑफ मास, जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है, इस रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। सीधा बोल देने का भाई फिगर में सब दिखा दिया हमने, राइट। फिर हम बोलेंगे कि बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, जिनके पॉइंट मासेस m1 m2 m3 m4 एंड mn तक है, ठीक है। तो लेट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, हैविंग मासेस। अभी आप लोग की टूटी फूटी इंग्लिश के हिसाब से लिख देना भाई, ठीक है, m1 m2 डॉट mn, ठीक है। और वो जो पॉइंट मासेस है उनका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंसेस
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बी R1 R2 डॉट डॉट डॉट। ये चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है ना। काफ़ी लिखना पड़ता है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, काम की चीज़ लिखा रहा हूँ जिससे आप लोग के इस डेरिवेशन में पूरे मार्क्स बने, ठीक है। तो नाउ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैंने बताया अभी रिसेंटली, ठीक है, कुछ देर पहले। क्या होता है ई, ट्रांसलेशनल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नीचे छोटा टी लिख देता हूं। ओके, क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर बच्चों, राइट है ना। क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पर बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी भी लानी पड़ेगी बच्चों। क्या लानी पड़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी इसके लिए लेकर आना है हमें। तो हम कहते हैं बट v बराबर है किसके, आर ओमेगा के। ओके, तो उसी तरीके से पार्टिकल्स भी मैंने लिया हूं, तो v1 बराबर हो जाएगा किसके, r1 ओमेगा के। ओमेगा कांस्टेंट है तो उसको नंबरिंग नहीं दे रहा हूं मैं। v2 बराबर हो जाएगा r2 ओमेगा के। देन सिमिलरली vn जो है बराबर हो जाएगा बच्चों rn ओमेगा के। क्लियर। अब हम बोलते हैं कि टोटल लीनियर काइनेटिक एनर्जी या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो E लिख देता हूं मैं। क्लियर। टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशनल वाली, पार्टिकल नंबर 1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्टिकल नंबर 2 की प्लस डॉट 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 लास्ट पार्टिकल En की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn vn का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या रिप्लेस कर देते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू एंड बच्चों vn की वैल्यू, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m1, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2, यहाँ पर होने वाला है r2 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn, ठीक है, यहाँ पर होने वाला है rn ओमेगा स्क्वायर बच्चों। क्लियर। अब ये होल स्क्वायर को बांट देते हैं सब तरफ, सो दिस विल बिकम हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बच्चों। क्लियर। अब कौन सी चीजें यहां से हम जो है कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। सर्दी हुई है, माफ करना, ठीक है। तो देखिए यहां से हम हाफ कॉमन कर सकते हैं बच्चों और ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, पूरे इस थ्रू आउट टर्म से, ठीक है, एंटायर टर्म से। तो यहां से मैं हाफ कॉमन कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहां पर क्या क्या है, m1 r1 स्क्वायर है, m2 r2 स्क्वायर है, राइट। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर बच रहा है। क्लियर। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करके छोटा कर सकता हूं, समेशन लिख सकता हूं, राइट। हाफ ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर। आई मतलब इंटीजर बच्चों, जो नंबर्स रहते हैं, घबराना नहीं आज देख करके कहां से आ गया। क्लियर। तो ये बचेगा हाफ समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर है, इसको मैं एक कैपिटल I इस अल्फाबेट से रिप्लेस कर देता हूँ, I लिख देता हूँ यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों ER का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज मैंने ओमेगा इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट। बट यहाँ पर जो I है, ठीक है ना, जो समीशन है m i r i स्क्वायर का, जिसे मैंने I कहा, अगर इसको मैं कंपेयर करूं मेरे लीनियर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो लीनियर मोशन को जब ब्लॉक जो है अपोज कर रहा था, ठीक है,
तो उसका जो इनर्शिया है किसकी वजह से आ रहा था, मास की वजह से आ रहा था। उसी तरीके से अगर इन दोनों फॉर्मूलेस को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, रोटेशनल वाला, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी है एंगुलर, यहाँ पर वेलोसिटी है लीनियर, हाफ भी है दोनों तरफ। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आई का डिफरेंस है, यहाँ पर एम का डिफरेंस है, ये दोनों चीज अलग है, राइट है ना। तो लीनियर में इनर्शिया कौन प्रोवाइड कर रहा था, मास प्रोवाइड कर रहा था लीनियर मोशन में, ठीक है। रोटेशनल मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, जो इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा है कौन प्रोवाइड कर रहा है, आई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि डेफिनेशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा था हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द सम ऑफ, समेशन लिखा मैंने, ठीक है ना, सम ऑफ, क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए बना कि नहीं बना डेफिनेशन हमारे उस डेरिवेशन से, और इसी को क्या कहते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो देखिए मास का यूनिट क्या होगा बच्चों, केजी, एंड डिस्टेंस का मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ से हमने बना लिया हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी हमने जो है प्यारे बच्चों डेरिवेशन कर लिया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा ये डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी नोट्स में उतारने के लिए, ठीक। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, कुछ लोग जायरेशन बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हम गायरेशन बोलने वाले हैं। इसको डिनोट करते हैं के से, राइट है ना। तो क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन, इट इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू पोजेस द सेम अमाउंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस, है ना। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, देखते अरे यार इतना बड़ा डेफिनेशन और अंग्रेजी में क्या लिखा है भाई समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ देखकर इस चीज को, तो आप लोग तो हो बच्चे हो अभी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। बोल रहा है कि ये डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और एक पॉइंट से, और उस पॉइंट में हम कंसिडर कर रहे हैं कि बॉडी का पूरा मास जो है जमा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ताकि उस पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहे वो बॉडी के, होल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रहे। तो आप लोगों को ये चीज़ मैं डायग्राम के हिसाब से बता देता हूँ भाई, घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है, आई नॉट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास, मान लीजिए समथिंग 48, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर है, क्लियर। अब मैं देखिए यहाँ पर तो डिस्टेंस अलग अलग रहने वाला है सब जगह पर, राइट है ना, डिस्टेंसेस डिफरेंट हो रहे हैं। अगर एंड एंड तक लेके जा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ कि कोई एक पॉइंट मास सपोज कर लेता हूँ, इसी बॉडी का कोई एक पॉइंट मास है और वो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक पॉइंट मास है कहीं ना कहीं बॉडी में, क्लियर। इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा, ठीक है, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो इस पॉइंट मास और इस बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग के कहते हैं, ठीक है। और इस के को ही बच्चों बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। सिंपली, ठीक है, एक्सिस से वो डिस्टेंस जहां पर हम मान के चलते हैं कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा उस जगह पर, ठीक है ना, क्लियर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन क्लियर हो जाता है हमें। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरी बॉडी के मास को लिखूंगा तो मैं कैपिटल एम लिख दूंगा, समीशन एम स्मॉल एम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस को आर स्क्वायर, बट अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर इन एसआई सिस्टम, क्योंकि रेडियस है, डिस्टेंस है, डायमेंशन आप लोग देख के लिख सकते हो,
नेक्स्ट है बच्चों 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन पर किन किन चीज़ों का फर्क पड़ता है, किन किन चीज़ों की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है ना। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कहीं पर ज़्यादा मास कहीं पर कम मास बॉडी में अगर अवेलेबल है, ठीक है, उसकी वजह से रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू चेंज होती है। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, बीच में एक्सिस है या कॉर्नर पे है, ठीक है ना, तो ये भी मैटर करता है। और साथ ही साथ बॉडी का शेप कैसा है और साइज कैसी है। सर्कुलर बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन अलग रहेगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन अलग रहेगा, एंड सो ऑन प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे वन ऑफ द फेवरेट थ्योरम की तरफ। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये बोले कि स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो 2 मार्क्स के लिए आएगा बेटा। वही अगर स्टेट एंड प्रूफ करने बोल दे तो ये चीज जो है 3 मार्क्स के लिए आ जाएगी। क्लियर? जैसा मैं कराऊंगा बिल्कुल वैसा आप लोगों को करना है, और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के जो पेपर सेटर्स हैं उन लोगों का। ठीक है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, हर साल 2 साल में आना ही आना है, तो आई होप आप लोगों के टाइम आ जाए, इसका जो है प्रूफ भी आ जाए, तो आप लोग मुझसे सीख कर जा रहे हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसीलिए कहते हैं ना कि फिजिक्स को बचाने उसकी महबूबा यानी कि रानी मैथमेटिक्स आ जाती है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती है फिजिक्स को। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट कितना बड़ा है। स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस पैरेलल, ठीक है, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। घुमा डाला भाई, दिमाग दिमाग पूरा घुमा डाला है, इतना लंबा चौड़ा जो स्टेटमेंट है, फिर भी आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हो भाई। ठीक है, सिंपली इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और उसकी कोई सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है, पॉइंट ओ से मान लेते हैं हम, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस क्या है, आई नॉट है। अब इस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी एक्सिस अगर आ जाए, ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर एक एक्सिस ले लेता हूं मैं, यहां पर पॉइंट, इसे पॉइंट एम कह देता हूं मैं। ओके, अब इस एक्सिस से अगर मैं बॉडी को रोटेट कराऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आप लोगों को दरवाजे के एग्जांपल देकर बताया कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, एक्सिस टू एक्सिस चेंज होता है। ठीक है ना, यहाँ पर कम ताकत लग रही है घुमाने के लिए, हो सकता है यहाँ पर ज्यादा ताकत लगे, यानी कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है ज्यादा रहे। ठीक है, तो इस पॉइंट से यानी कि इस एक्सिस से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, आई एम। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये हमें कौन बता रहा है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसकी वैल्यू निकाल के देने वाला है थ्योरम बच्चों। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला बता रहा है कि यार अगर मुझे सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, तो उसके पैरेलल में कोई दूसरी एक्सिस अगर आ रही है तो उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं सिंपली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, जो कि हमारी सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो इक्वल रहेगा, ठीक है, हमारी सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए कुछ डिस्टेंस रहेगा और बॉडी का कुछ मास रहेगा, कैपिटल एम बोल देता हूं मैं, और दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री वाला डिस्टेंस जो है उसे मैं एच कह देता हूं। ठीक है ना, उसके स्क्वायर के, यानी कि आई एम, या फिर चलिए इस एक्सिस को चेंज करके मैं बोल देता हूं भाई सी हो जा तू। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी मुझे पता लगाना है, तो आई सी जो रहेगा आई नॉट प्लस एम एच स्क्वायर बनेगा बच्चों। ठीक है, ये इतना सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन और उसको रिटर्न में इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो इससे हमने क्लियर हो रहा है कि यानी कि अगर हमारे पास सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस आ रही है, उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा कैलकुलेट करना है, तो हमें मदद लेनी पड़ती है किसकी बच्चों, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। वो सिंपली क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस प्लस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए तना रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर प्रूफ करना है तो चलिए प्रूफ भी करते हैं हम। तो चलिए प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं एक रिजिड बॉडी ले लेता हूं। ठीक है, कैसी भी बना सकते हो। ठीक है,
ओके, एक रिजिड बॉडी ले ली मैंने, यहां पर सेंट्रल एक्सिस दे देता हूं मैं, ठीक है, इसे मैं सी कह देता हूं। क्लियर? सी फॉर सेंट्रल एक्सिस बच्चों। यहां से बॉडी रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस आई सी है। क्लियर? अब क्या कहते हैं हम, कहते नहीं, करते हैं, इसके पैरेलल में एक दूसरी एक्सिस ले लेता हूं मैं, यहां पर लेफ्ट साइड पे पॉइंट ले लिया मैंने डी। ठीक है, तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा बेटा, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट डी। क्लियर? तो क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो हमें फॉर्मूला मिल गया पहले ही स्टेटमेंट से ही, लेकिन उस फॉर्मूले को हमें बनाना है, प्रूफ करना है, राइट है ना। अब इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं h। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मुझे तो प्रूफ करना है वो फॉर्मूला, राइट है ना, तो पहले लिख देते हैं यहां पर कि भाई कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ब्रैकेट में सेंट्रल लिख देता हूं आई सी, ठीक है, विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। ऑफिशियल ये with moment of inertia I C. Let D be another axis। अब देखिए पूरा नाम दे सकता था मैं, ठीक है ना, A D B, लेकिन नहीं देना अच्छा लगा मुझे, आप लोग इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा। Another axis of rotation पैरेलल टू एक्सिस सी। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता लगाना है। तो बाय डेफिनेशन जो सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मास, ठीक है ना, और रेडियस का स्क्वायर। उस चीज को हम लोग जो है कैलकुलस से भी लिख सकते हैं, राइट है ना, इंटीग्रेशन की मदद ले सकते हैं। समेशन ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना भी होता है, जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग सारे डिस्टेंसेस के स्क्वायर को विथ पॉइंट मास। ठीक है ना, मास को मैंने यहाँ पर डीएम लिख दिया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक पॉइंट मास ले लेता हूं भाई, कहीं पर डीएम, ठीक है, स्मॉल डी मतलब स्मॉल मास। ठीक है, तो देखिए अब ये मास को जो है हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सी से भी कनेक्ट किया मैंने, इसे मैंने डी से भी कनेक्ट किया। क्लियर? राइट, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चों एम। पॉइंट मास कहां पर है, सिचुएटेड एम पर है। लेट द पॉइंट मास dm be situated at m। बात खत्म। क्लियर? तो देखिए सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी जो रहेगा, इंटीग्रल ऑफ आर, डिस्टेंस क्या है पॉइंट मास से सेंट्रल एक्सिस का, एम सी है बच्चों। ठीक है, तो मैंने बोल दिया भाई एम सी स्क्वायर। ठीक है, एम सी स्क्वायर बोल रहा हूँ, एम सी स्टैंड नहीं बोल रहा हूँ, रैपर नहीं। ठीक है, माफ करना भाई, कॉपीराइट नहीं लगेगा। एम सी स्क्वायर डी एम। ओके, इसको नंबर 1 बोलकर हम छोड़ देते हैं ऐसे फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, हम और कंस्ट्रक्शन करना है थोड़ा सा मुझे। पॉइंट सी को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, और एम को भी नीचे लेकर आ रहा हूं, एक परपेंडिकुलर बना दे रहा हूं जिसे मैं एन कह देता हूं। ठीक है, उस परपेंडिकुलर को क्या बोल दिया हमने, एन बोल दिया। तो बोल देते हैं कि एक्सटेंड डी सी एंड ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू डी सी। डी सी लिखो चाहे पूरा डी एन लिखो, कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो नाउ अब उसी डेफिनेशन के हिसाब से, बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन के हिसाब से बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट डी हमें पता लगाना है। तो वो क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी एम ही रहने वाला है। तो देयरफॉर आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट डी, विल बी इज इक्वल्स टू
इंटीग्रल ऑफ आर, डिस्टेंस क्या है बेटा, पॉइंट डी का पॉइंट मास से, ठीक है, डी एम है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं डी एम स्क्वायर, यहाँ पर बाजू में पॉइंट मास डी एम। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, एक छोटा और एक बड़ा यानी कि बड़ा, डी एम एन और सी एम एन, चमन नहीं सी एम एन, ठीक है ना, डी एम एन डेमन भी नहीं होता है, डी एम एन और सी एम एन। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेता हूं, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जो आईडी निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस डी, ठीक है, डी एम स्क्वायर स्मॉल डी एम था, तो ये जो डी एम है बच्चों, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज है, राइट, इसका स्क्वायर जो रहेगा बराबर रहेगा किसके, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर के, यानी कि डी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर के। तो यहां पर इसके जगह पर मैं लिख देता हूं डी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। क्लियर। डी एम। अब और आगे चलते हैं, तो देखिए जो डी एन है, ठीक है, दो एंटिटीज को मिलाकर बन रहा है, ठीक है ना, डी सी और सी एन को, क्योंकि पॉइंट सी बीच में लाई कर रहा है, तो डी सी प्लस सी एन लिख सकते हैं हम, डी सी प्लस सी एन किसके लिए, सिर्फ इस डी एन के लिए, होल स्क्वायर बोल देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो डी एन के लिए मैंने डी सी प्लस सी एन लिखा, होल स्क्वायर प्लस ये एम एन स्क्वायर, ब्रैकेट मार देते हैं यहाँ पर डी एम बच्चों। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो बेसिक अलजेब्रा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, देखिए मैं किसी का फन नहीं उड़ा रहा हूँ, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का किसी ने गलत ही जो है फॉर्मूला बताया था हमें। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट है ना। तो देखिए ए डी सी हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, सी एन हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर यानी कि डी सी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स डी सी इंटू सी एन यानी कि ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि सी एन का स्क्वायर बच्चों, प्लस फिर ये बाजू का एम एन स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ रहा है डी एम। ओके ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पहले पीछे देख लेते हैं हमारे आई सी का फॉर्मूला। आई सी का क्या था, ठीक है, एम सी स्क्वायर डी एम था। तो अब मैं छोटे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एम सी जो है उसका हाइपोटेन्यूज है, तो एम सी स्क्वायर बराबर रहेगा किसके, एम एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर के, ठीक है ना। यहां पर देखिए आप लोग एम एन स्क्वायर भी है और सी एन स्क्वायर भी है, तो इसको छोटा कर सकता हूं ना मैं, ठीक है ना, एम एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर, ये दो साइड्स हैं, इनका स्क्वायर बराबर रहेगा किसके, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लोग एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं उसकी जगह पर, एम सी स्क्वायर मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है, राइट। और क्या पता लगा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस डी। तो अब यहां पर देखिए हम लोग को पता है ये वाला पार्ट, ठीक है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, डीसी और ये डीसी सी एन, ठीक है। तो यहां पर फिगर से अगर हम देखें, डीसी क्या है हमारा, एच है बच्चों, ठीक है, तो डीसी की पोजीशन पर हम लोग एच लिख देते हैं। मैं यहां पर आ जाता हूं, आई डी विल बी इज इक्वल्स टू डीसी की पोजीशन पर एच, तो ये एच का स्क्वायर हो रहा है प्लस टू डी सी सी एन प्लस एम सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, क्या है यहाँ पर डी एम है, राइट। तो देखिए बच्चों अभी एक चीज करने वाला हूं मैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं सी एन को, यानी कि सी एन को जीरो मान लेता हूं, खुद से मान नहीं रहा हूं भाई, सी एन को हमने खुद लाया था तो खुद ही निकालेंगे ना, पहले से था क्या, नहीं, सी एन हमने खुद एक्सटेंड किया था इस पॉइंट को, तो खुद से लाए तो खुद से क्या करेंगे, हटा देंगे भाई, जीरो बोल देंगे, तो ये ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सी एन अगर जीरो बन गया तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये वाला, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ आई डी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एच स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज डी एम, इंटीग्रल बांट देते हैं,
ठीक है, ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को। तो इंटीग्रल ऑफ एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रल ऑफ एम सी स्क्वायर डी एम। ठीक है बच्चों, देयरफॉर आई डी क्या बच रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ पर तो देखिए एच स्क्वायर, हाइट तो कांस्टेंट है, ठीक है, एच स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डी एम प्लस इंटीग्रल ऑफ एम सी स्क्वायर डी एम। ओके, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स होता है, और 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एम क्या होता है बच्चों, बोलो फटाफट। कैपिटल एम हो जाएगा ना, छोटे मासेस को ऐड करूंगा तो बड़ा मास मिल जाएगा, कैपिटल एम हो गया वो एच स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ एम सी स्क्वायर डी एम क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस था बच्चों, तो यानी कि क्या हो जाएगा आई सी, इसे मैं घुमा के लिख सकता हूँ आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कि सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल में कोई एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रल एक्सिस प्लस बॉडी का मास, और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच का उसके स्क्वायर के बराबर रहने वाला है। तो देखिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया है इस थ्योरम को, ठीक है। तो ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा भाई मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया पेपर में तो उसको जो है इग्नोर करना, मतलब ऑप्शंस में डाल देना आप लोग, या तो अगर चाहते हो कि सिखाऊं वो मैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट में लग कर डाल देना, लिख देना कि हाँ सर हमें पैरेलल ऑफ एक्सिस का प्रूफ भी चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या बोल रहा है थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जेड perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes x and y in its plane, all three axes being concurrent। ठीक है, concurrent वर्ड तो आप लोग जानते हो कि एक ही पॉइंट पर आने वाला। तो देखिए क्या कह रहा है, एकदम सिंपली रिजिड बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट है सी बोल दो, यहाँ पर एक एक्सिस है, इस एक्सिस से बॉडी को जो है मैं रोटेट करा रहा हूँ, या तो फिर इस एक्सिस से मैं बॉडी को रोटेट करा रहा हूं, 1 सेकेंड, या तो मैं इस एक्सिस से बॉडी को रोटेट करा रहा हूं या तो फिर इस एक्सिस से, ठीक है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा अगर, और इसको अगर वाई बोलूंगा, ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या रहेगा, आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या रहेगा बच्चों, आई वाई। तो अगर एक और एक्सिस ले लेता हूँ मैं जेड एक्सिस जो कि दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, आई जेड, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमें कौन ला के दे रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस रहेगा वो रहने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और देखिए तीनों एक्सिस कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट सी पर इनकी मुलाकात हो रही है। तो आप लोग ये जो है इसे रट्टा मार लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और तीनों एक्सिस कॉन्करेंट हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का टॉपिक करके चैप्टर हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे बच्चों।